हमारे साथ ऑल इंडिया अग्रगामी किसान सभा के अध्यक्ष राघव शरण शर्मा जी हैं। शर्मा जी भारतीय इतिहास और जो स्वाधीनता आंदोलन है उसके बड़े भारी अध्येता और मर्मज्ञ हैं। उन्होंने स्वाधीनता आंदोलन का बहुत ही गहराई से अध्ययन किया है और जो विदेशों में भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के लिए एक बहुत बड़ा अभियान चलाया गया था, जिसे गदर पार्टी ने चलाया था, उसका भी आपने अध्ययन किया है और अमेरिका जाकर गदर पार्टी के कार्यालय को भी आपने देखा है, वहाँ जो साहित्य इकट्ठा है उसको भी देखा है। तो हम राघव शरण शर्मा जी से पूछना चाहेंगे कि भारतीय स्वाधीनता आंदोलन में जो गदर पार्टी का योगदान है, गदर पार्टी की स्थापना का ये 100वां वर्ष हो रहा है और इस शताब्दी वर्ष में जगह जगह गदर पार्टी की स्थापना के शताब्दी समारोह मनाए जा रहे हैं। तो हम आपसे पूछना चाहेंगे कि ये गदर पार्टी की स्थापना क्यों हुई, कैसे हुई और उसका भारतीय स्वाधीनता आंदोलन में जो योगदान रहा है वो क्या रहा है और आज उसकी प्रासंगिकता कितनी है, इसके संबंध में आप हमें बताने। ऐसा है, 1857 की जो लड़ाई हुई उसका नेतृत्व राजाओं के हाथ में था। हजरत महल लखनऊ की, नाना साहब पेशवा कानपुर के, कुंवर सिंह बिहार के, आरा के, तो राजाओं के हाथ में था और राजाओं के स्थिर स्वार्थ थे। स्थिर स्वार्थ है तो जो स्थिर स्वार्थ वाला वर्ग होता है वो लड़ाई में टिकाऊ नहीं होता है। तो ये रजवाड़े अपने व्यक्तिगत परेशानियों से घबरा करके लड़ाई में उतरे थे। नाना साहब को पेंशन की ज़रूरत थी, कुंवर सिंह पर बहुत कर्जा हो गया था और किसी को गोद मंजूर कराने की हड़बड़ी थी। तो सबके सब अपने व्यक्तिगत हितों पर चोट साम्राज्यवाद से पहुंचा तो लड़ाई में उतरे। भारत को आज़ाद कराने के मंशा लेकर के रजवाड़े नहीं उतरे और जो छोटे छोटे लोग थे जैसे बख्त खां दिल्ली, तो राजाओं के सामने उनकी चली नहीं, बहादुर शाह जफर के सामने नहीं चली, जिन्नत महल की चलती थी और हजरत महल के सामने अहमद शाह को नहीं चलता था और तात्या टोपे के न चलता था लक्ष्मीबाई और नाना साहब के सामने। तो जो लड़ाई को छोटे घर के लोग समझते थे उनका बहुत महत्व नहीं था और महत्व जिनका था वे अपने स्थिर स्वार्थ क्लास इंटरेस्ट से बंधे हुए थे, वर्गीय हित से बंधे हुए थे। और जब लीडरशिप के कमजोरी से 1857 हार गए तो यह तय हो गया कि आगे जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई होगी इसका नेतृत्व राजा महाराजा नहीं करेंगे। और फिर राजा महाराजा राजनीतिक रंगमंच पर कहीं नजर भी न आते हैं अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई में। कांग्रेस की स्थापना हुआ तो ये सब मध्यम वर्ग के लोग थे, दादा भाई नौरोजी, बदरुद्दीन तैयब जी, फिरोज शाह मेहता, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, बाल गंगाधर तिलक, गोखले, सब मध्यम वर्ग के लोग थे। और भी दूसरे दल जो खड़े हुए तो मध्यम वर्ग के लोग थे। रजवाड़े राजनीति से खत्म कर दिए गए। अंग्रेज 1857 को गद्दर कहते थे। गद्दर, गद्दर माने अराजकता, हंगामा, उल्लड़, गाली देते थे। लेकिन वह गद्दर उस रूप में अराजक नहीं था, उसमें किसानों की बड़ी संख्या शिरकत की थी। दक्षिण में चित्तौड़ और कोल्हापुर से लेकर के और हिमालय के तराई तक, पंजाब से लेकर के और आसाम बॉर्डर तक बहुत बड़ा एरिया उसमें भाग लिया था। तो व्यापक जनता की भागीदारी थी और जो फौजी विद्रोह हुआ, सैनिक जो विद्रोह किए, तो वो भी तो किसान ही के बेटे थे और कई तरह के एलिमेंट उसमें शरीक हुए उस लड़ाई में। तो पूरी जनता पहली बार इतने व्यापक और बड़े पैमाने पर इन्वॉल्व हुई। तो इसीलिए उसको स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम कहा जाता है। ऐसा नहीं है कि वो वाकई प्रथम था,
जिस दिन साम्राज्यवाद ने इस धरती पर पांव रखा उसी दिन से उसका विरोध शुरू हो गया था। बिरसा मुंडा, शमशेर गाजी, सीधो संथाल, खुद सूरत के लूटने वाला शिवाजी उसी समय पैदा ले लिए जब यूरोपियन पूंजीपति भारत में आए थे। तो एक दिन भी किसान भारत का चैन से नहीं रहा और न अंग्रेज को चैन से रहने दिया। संदीप विद्रोह, शमशेर गाजी विद्रोह, डेक्कन का विद्रोह, चारों तरफ विद्रोह का आलम था। कुका विद्रोह, बहावी आंदोलन, एक दिन भी भारत के लोग अंग्रेजों को चैन से नहीं रहने दिए। लेकिन वो सब छोटे छोटे लड़ाइयाँ थी। हजारों महाभारत लड़े गए, खून के दरियाव पार किए, तल्ख अनुभव से होकर के गुजरे, उस अनुभव से अपने हथियार को पजाए, तेज किए और नए शिक्षा लिए, निष्कर्ष निकाले। और यह निष्कर्ष निकला कि लड़ाई जब तक संगठित न होगी हम पार न पाएंगे। स्वतः पूर्व आंदोलन से हम नहीं लड़ सकते। और इसमें बुद्धिजीवियों का प्रवेश हो गया। नील विद्रोह जब बंगाल का हुआ तो उससे बंगाल के रमेश चंद्र दत्ता ये सब बुद्धिजीवी जुड़ गए। और ये जुड़ गए तो अंग्रेज डर गए कि गांव के देहात के लोग, किसान जो दृढ़ हैं और उनको शहर के इंटेलेक्चुअल का सपोर्ट हो जाएगा तो फिर ये तो नया रामायण हो जाएगा। शहर का राम और गांव के बानर वालू, हनुमान, अंगद, फिर इसका मुकाबला तो बड़ा कठिन हो जाएगा। तो इसको तोड़ने के लिए उन्होंने कांग्रेस की स्थापना किया। लेकिन यह समझ में आ गया छोटी छोटी लड़ाइयों के परिणाम स्वरूप कि आगे साम्राज्यवाद से जो लड़ाई होगा सो संगठित रूप में लड़ना पड़ेगा और इसको इमोशन से नहीं लड़ा जा सकता है, खूब कैलकुलेटेड ढंग से लड़ा जा सकता है। तो गदर में भी आप देखें इमोशन तो था ही, लेकिन इसके अंदर बुद्धिजीवी भी थे। बरकतुल्ला खां, भाई परमानंद, लाला हरदयाल, ये सब अपने समय के उच्च कोटि के इंटेलेक्चुअल थे। लेकिन खैर इंटेलेक्चुअल तो बाद में इसमें इंटर किए। यहाँ जो हालत खराब थी तो मजदूर बन के लोग कनाडा व अमेरिका में गए और वहाँ गए तो उनको अपमान और जिल्लत झेलना पड़ा। एक आदमी चाय पीने गया दुकान पर तो अमेरिकन बेइज्जत कर दिया। तो पूछा भारत का मजदूर, क्यों तुम हमें बेइज्जत कर रहे हो? हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तो तुम गुलाम, तुम्हारा झंडा क्या है? तो भारतीय ने जवाब दिया, यूनियन जैक। तुमको शर्म नहीं आती है? इसी ढंग से सोहन सिंह भखना को भी अपमान झेलना पड़ा। तो अमेरिकन ठोकर मारते थे कि तुम गुलाम मुल्क के हो। तो ये अपमान लोगों को खल रहा था। थोड़ा पैसा तो शुरू में कमाए जो मजदूर होकर के गए, लेकिन अमेरिकन मजदूर इनके खिलाफ खड़े हो गए कि सस्ता मजदूर जो भारत से आ रहा है, हम लोग के रोजी मार रहा है। तो वो लोग इनका घर द्वार लूटने लगे, जलाने लगे। तो इतना मुश्किल से कुछ दौलत खाने पीने लायक पैदा किए, परिश्रम करके, पेट काट के। तो अब इनको तो कुछ सूझिए नहीं रहा था कि अब क्या करें। अब तो वापस घर भी नहीं लौट सकते, वहाँ भी हालत खराब है। अच्छा, अकेले गए थे मजदूर होके, अपना परिवार बाल बच्चा लाना चाहे तो अनुमति नहीं दिया, नहीं आ सकते हो। केवल मजदूर आएंगे, औरत नहीं आएगी, बच्चा नहीं आएगा। कुछ लोगों का परिवार गया भी गहना होना बेच करके, खेत बेच के, तो उनको वहाँ से लौटा दिया, वीजा नहीं है तुम्हारे पास। फिर जब अमेरिकन लेबर के दबाव में वहाँ पर कानून बना कि कोई जहाज सीधे चल के आए कनाडा या अमेरिका तो लेबर एक्सेप्ट होगा। ऐसा था नहीं, जहाज चेंज करना पड़ता था 2 बार। यहाँ से जापान जाते थे, जापान से फिर अमेरिका जाते थे। तो ये लोग कामतागारू एक जहाज भाड़ा पर लिए और उससे सीधे जाने की कोशिश किया तो फिर कनाडा से उसको लौटा दिया गया। वो सिंगापुर आए, सिंगापुर में गोली चली, फिर भारत आए, यहाँ गोली चली, ढेर मारे गए, कुछ बच गए। तो हर एक तरह से वो परेशान थे, बेहाल थे। तो इस परिस्थिति में उन्होंने एक गद्दर पार्टी की स्थापना किया और गद्दर पत्रिका निकाला। नाम क्या है गद्दर, काम क्या है गद्दर, कहाँ करोगे हिंदुस्तान में। उसके पत्रिका पर यह पश्तो भाषा में, उर्दू भाषा में, हिंदी भाषा में छपता था। केसर सिंह इसके हेड थे और बलवंत सिंह इसके सेक्रेटरी थे। लेकिन भाई परमानंद के कहने पर लाला हरदयाल अमेरिका गए, सैन फ्रांसिस्को,
और लाला हरदयाल दिग्गज बुद्धिजीवी थे अपने समय के। वो जब गए तो इसमें नया जान आ गया। तो सोहन सिंह भकना इसके अध्यक्ष बने और लाला हरदयाल सेक्रेटरी बने। और अब चूंकि इंटेलेक्चुअल इसके अंदर आ गए, बरकतुल्ला खां भी पहुंच गए। मैं बरकतुल्ला खां के समाधि पर गया था सेक्रेमेंटो। तो जब इंटेलेक्चुअल इसके अंदर पहुंच गए तो और जर्मन से संपर्क हो गया। जर्मन में पहले ही से लोग काम कर रहे थे, भूपेंद्र नाथ दत्त सब, और राजा महेंद्र प्रसाद अस्थायी सरकार बनाए थे जिसके वो अध्यक्ष थे और प्रधानमंत्री बरकतुल्ला खां थे। पहला प्रवासी अस्थायी सरकार वह बना था। तो जर्मन से लिंक लोगों का था। तो अब पैसों का कमी न हो गया, खुद बहुत चंदा किए जो भी पेट काट के कमाए थे, और जर्मन से भी इनको सपोर्ट मिला। वर्ल्ड वार होने जा रहा था, 15 से शुरू भी हो गया और 1913-14 की बात है। तो जर्मन को भी आवाज़ था कि वर्ल्ड वार होगा, तो उसके लिए अगर भारत में आज़ादी की लड़ाई शुरू करा दिया जाए तो अंग्रेजों को परेशानी होगी और हमें मदद मिलेगा। तो जर्मन पैसा भी इसके अंदर था। तो इस तरह से आर्थिक स्रोत भी इनके पास थे, जज्बात भी था, अच्छे अच्छे लोग, करतार सिंह सराभा और सब लोग इनके पास थे। क्रांतिकारी लोग भी थे, सोहन सिंह भकना थे, सब कुछ था। लेकिन कमी क्या था कि अंग्रेज बड़े चतुर थे। अंग्रेज हमेशा वो हर संगठन में अपना आदमी रखते थे, बड़े चतुर थे। तो इसके अंदर भी वो अपना आदमी प्लांट कर दिया। जो अमेरिका में उनका प्लांटेड आदमी था, नाम था रामचंद्र। तो हर एक बात की खबर अंग्रेजों को रहती थी। और जब भारत में वो लोग आए और यहाँ फौजी विद्रोह करना चाहे, फौजी विद्रोह करने के लिए जिम्मा भी सबको बट गया। अच्छे अच्छे इंटेलेक्चुअल को प्रांत बांट दिया गया। जैसे कि देखें, जबलपुर छावनी के इंचार्ज नलिनी मोहन उपाध्याय, अजमेर के प्रताप सिंह, बरेली के दामोदर स्वरूप सेठ, बनारस दानापुर के सचिंद्र नाथ सन्याल जो बंदी जीवन लिखे, गुवाहाटी के नरेंद्र नाथ बंदोपाध्याय, मेरठ में विष्णु गणेश पिंगले, लाहौर और फिरोज में करतार सिंह सराभा और रास बिहारी बोस। वही रास बिहारी बोस हैं जो आज़ाद हिंद फौज के गठन जापान में किए थे और जिसका चार्ज बाद में सुभाष चंद्र बोस लिए। तो हर एक जगह छावनी में काम कर रहे थे, सिपाही विद्रोह करने को तैयार भी हो गए और बड़े जीवट वाले लोग थे इस काम में। करतार सिंह सराभा जैसे लोग, सोहन सिंह भकना जैसे लोग, पृथ्वी सिंह आज़ाद, सोहन सिंह जोश, तेजा, बड़े बड़े जीवट वाले सब लोग थे। लेकिन यहाँ भी एक कृपाल सिंह मुखबिर अंग्रेज का था और सारा भेद वो खोल दिया। तो धरपकड़ हो गई, रास बिहारी बोस निकल गए और जापान गए और फिर बाद में वही आज़ाद हिंद फौज के गठन किए जिसका नेतृत्व सुभाष चंद्र बोस संभाले। तो यह फौजी विद्रोह व्यर्थ हो गया। तो गद्दर व्यर्थ हो गया, लेकिन गद्दर की जो गूंज है वो बराबर गूंजती रही। गद्दर का संपर्क भगत सिंह से भी था। भगत सिंह के चाचा अजीत सिंह गद्दर पार्टी में शरीक हुए थे, सैन फ्रांसिस्को गए थे। अब करतार सिंह सराभा जिसको 20 वर्ष उम्र में फांसी हुआ, वो भगत सिंह को अपना आदर्श मानता था। तो 1857 से भी गद्दर का संपर्क था। गद्दर खत्म होने पर भी भगत सिंह के रूप में जिंदा हुआ। और फिर भगत सिंह वाला क्रांतिकारी राष्ट्रवाद जब ठप हो गया तो सोहन सिंह जोश, सोहन सिंह भकना, पृथ्वी सिंह आज़ाद और भगत सिंह बिलगा, ये जितने थे सब किसान आंदोलन में स्वामी शाहजानंद के साथ काम किए। तो गद्दर कभी मरा नहीं, वो गद्दर का स्पिरिट बराबर जिंदा रहा। और फिर वो किसान आंदोलन के माध्यम से कम्युनिस्ट पार्टी में गए। सोहन सिंह जोश, सोहन सिंह भकना, पृथ्वी सिंह आज़ाद सब कम्युनिस्ट पार्टी में गए। तो गद्दर की जो विरासत है, जो गूंज है, जो गरीबों को मुक्ति के लिए जो एक रास्ता सुझाया, संगठित, जात पात धर्म छोड़ के, मुसलमान भी थे, मैंने कहा ही बरकतुल्ला खां, लाला हरदयाल बाद में क्रिश्चियन हो गए, और पंडित भी थे, हरिजन भी थे, सिख भी थे, सारे लोग इसमें, हर भाषा में उसका छपता था, पश्तो में, उर्दू में, हिंदी में। उस समय हिंदी तो कोई राष्ट्रीय भाषा बनी नहीं थी, मात्र मेरठ की भाषा थी, लेकिन उन लोगों ने उसी समय पकड़ लिया कि हिंदी राष्ट्र की भाषा होगी। और उन लोगों ने सिंगापुर में और कई जगह इसके गद्दर के भावना को फैलाए। और अंडमान निकोबार में भी
ये लोग को काला पानी दिया गया, वहाँ भी लोग अपना कीर्तिमान इतिहास रचे। तो गद्दर के लोग विस्मृत कर दिए गए। और 100वीं वर्षगांठ है तो बुद्धिजीवियों के चाहिए कि इस पर रिसर्च करके उनको प्रकाश में लाएं। भगत सिंह बिलगा जालंधर में एक यादगार भवन बनाए और हम उनसे मिलना चाहते थे, लेकिन लास्ट ईयर उनकी मृत्यु हो गई और हम समय पर न पहुंच पाए। और वहाँ पर गद्दर के बहुत मटेरियल है। फिर सैन फ्रांसिस्को में एक गद्दर का कार्यालय अभी भी है, वहाँ भी बहुत मटेरियल है। तो बहुत फ़ोटो हम लेके आए, बहुत मटेरियल लेके आए और गद्दर पर हमें भी काम करने की इच्छा है। तो गद्दर के खोजबीन एक आदमी के बस का न है। तो समाज के सारे प्रबुद्ध लोगों को यह एक कड़ी है 15 अगस्त 47 की 1857 के बीच की। तो इस लुप्त प्राय कड़ी को हम लोग को प्रकाश में लाना चाहिए। नमस्कार।